अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोगों में से कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के ऊपर एक लेक्चर दूं। अब ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ प्रैक्टिकली ये जो है एग्जाम्स के हवाले से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसमें अक्सर जो है 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर इस तरह के होते हैं कि आप उसमें बताएं कि राइट डाउन या डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो इसमें जो है अगर राइट डाउन आपसे कह रहा है या डिस्कस की बात कर रहा है तो आपको जो है वो डिटेल में लिखनी है। सेलिएंट फीचर्स कौन से हैं जो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो लिखने हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन है 56 पे, अक्सर 73 पे ही आता है। तो इसमें आप क्या चीज़ें जो आप उनको डिस्कस करेंगे, तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपको जो है इंट्रोडक्शन देना है इस सवाल के। इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं जो जिसमें डिस्कस करना होता है या आपको जो है अपना राइट डाउन एलेबोरेट यूज़ करें, मुख्तलिफ वर्ड यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने जो है इंट्रोडक्शन देना है। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बेसिकली बताना है। इसमें आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट में इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। अगर नहीं भी देते तो वो जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंसीडर किया जाता है और उसको उसी तरह देखा जाता है। तो इसके अंदर जो आप सबसे पहले बताएंगे ये जो पाकिस्तान का जो है करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। तो मतलब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और इसी हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट करा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, आप कह सकते हैं उसकी लीडरशिप में बनाया गया। तो इसके अंदर टोटल 280 आर्टिकल हैं, 280 आर्टिकल्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। 7 शेड्यूल्स का मतलब ये इसके 7 हिस्से हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ हिस्सों में जो है टोटल 280 आर्टिकल्स हैं जो कि 7 शेड्यूल के अंदर तकसीम, मतलब हर एक शेड्यूल के अंदर मुख्तलिफ। अब शेड्यूल्स में क्या आता है, पहला जो शेड्यूल है उसके अंदर जो पहला आप कह लें सेक्शन जो है, ये पहला पोर्शन जो है। अब पोर्शन और सेक्शन हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो लीगल टर्म्स को हम यूज़ करेंगे। जिस एस्पेक्ट पे आप टॉपिक पे बात करते हैं तो आप उसी तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से हम पोर्शन और पार्ट्स की बजाय शेड्यूल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो शेड्यूल होगा वो फंडामेंटल राइट्स जो है, बुनियादी जो हुकूक हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी उसके ऊपर होगा। पहला जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करें। सेकंड जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करेगा, पाकिस्तान के जो आप कह लें पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स प्रोविंसेस एंड फेडरल, उसकी बात करता है। थर्ड जो है फिर प्रोविंसेस के बारे में बात करें कि उनके पास क्या अख्तियारात होंगे क्या नहीं होंगे। फोर्थ जो है रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस की बात कर रहा है। तो ये जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो रिजर्व होते हैं, कुछ जो है वो अपना फेडरल के होते हैं, कुछ प्योरली प्रोविंशियल के होते हैं, ये उस हिसाब से बात कर रहा है। फिर उसके बाद जो है इनकी डिटेल्स में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा रिलेवेंट टॉपिक नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में या लॉ में आप डिटेल में पढ़ते हैं तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये पाकिस्तान सीरीज़ में आता है, अक्सर कोई लोग इसको लिख रहे होते हैं तो इसलिए हम सिंपल रहेंगे ये। उसके बाद अपना फिफ्थ जो पोर्शन आएगा वो फाइनेंस के ऊपर बात की जाएगी। फिर उसके बाद फाइनेंस होगा, अपना प्रॉपर्टी होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो होंगे। उसके बाद आप देखते हैं सिक्स जो जुडिकेचर जुडिशरी जो है इसके ऊपर बात की जाएगी और सेवन जो है वो इलेक्शंस के ऊपर बात की जाएगी। तो ये जो बेसिकली आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा कि इससे उसको पता लगेगा एग्जामिनर को कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक आइडिया है कि किसने बनाया, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। तो आप एक ब्रीफ देते हो तो उनको एक समझ आएगी कि एक बंदे ने इसके ऊपर काम किया। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी सेलिएंट फीचर्स, मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, तो इसमें आप कोशिश करेंगे कि जो ऊपर आपने चीज़ें बताई तो ये उसमें डिस्कस होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर वो नहीं भी करते, भूल जाते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो उसमें सबसे पहली फीचर्स आप डिस्कस करेंगे रिटन या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, लिखे हुए फॉर्म में, बुक की फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिल जाती है। कोडिफाइड बीसी सेंस में अक्सर ये सवाल आ जाता है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। तो क्या वाकई अनरिटन का मतलब लिखा हुआ नहीं होता, वो कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं लिखा होता, नहीं। तो वो इस तरह लिखा तो है लेकिन वो कंपाइल्ड नहीं है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे उनके मुख्तलिफ बुक की फॉर्म में उन्होंने उसको कंपाइल नहीं किया तो इस हिसाब से वो कहता है वो रिटर्न नहीं है। लेकिन असल में वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक किताब की तरह पूरा आपको कॉम्पैक्ट जो है वो नहीं मिलता। तो इस सेंस में हम उसको कहते हैं कि वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बरक्स पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको किताब की शक्ल में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाती है। तो इस हिसाब से जो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाए वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के खाते में आ जाती है। सेकंड जो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 में पास किया गया था वो जो इसका एक हिस्सा है जिसको बाद में प्रीएम्बल बना दिया गया था, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट बना दिया गया था। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी उसका हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या आता है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की बात आएगी, टेरिटरीज की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर आपने डिस्कस करनी है शॉर्ट पॉइंट्स में आप कर सकते हैं, नहीं करनी भी कोई इतना वो हर्ज नहीं है। फिर आप बताते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड का मतलब ये है कि ये आसानी से इसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। इसको अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है अगर 3 लोग होंगे तो 2 कम से कम हाँ करें तब जाके अमेंड हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर इसी तरह जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है। इसका मतलब ये होगा कि जो सरबराह होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट जो उसका हेड होता है। जैसे 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट थे, तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। लेकिन इसके बरक्स 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री है, तो इसमें जो हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसमें बाई कैमरल या 2 हाउसेज जो है नेशनल असेंबली और सेनेट। तो ये जो आइन जो है ये बाई कैमरल की बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो असम्बलीज होंगी वो 2 होंगी, 2 हाउसेज होंगी, एक नेशनल असेंबली होगी और सेनेट होगी। फिर इसमें आप बता सकते हैं कि नेशनल असेंबली लोअर हाउस और सेनेट जो है अपर हाउस है। उसके ऊपर थोड़ी डिटेल देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर ये बात करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करता है। वो ये कहता है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो उसको आपने डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है। ये हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन करे और बताए। 7th पॉइंट ये कहता है कि डिफिनेशन ऑफ मुस्लिम, मुसलमान जो है उसको फर्स्ट टाइम जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया। तो आपको पहली दफ़ा नजर आएगा कि मुसलमान की डिफिनेशन जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। इससे पहले कोई इस तरह की डिफिनेशन नहीं थी कि मुसलमान कौन। इसमें आप बताएंगे कि मुस्लिम वो है जो फाइनलिटी ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर बिलीव करता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हिस्सा है, वो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट की बात करता है। फिर फेडरल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जो निज़ाम होगा यूनिटरी नहीं होगा, फेडरल होगा। अब यूनिटरी थोड़ा आप समझेंगे तो फेडरल आपको समझ आएगी। फेडरल में ये है कि प्रोविंसेस के पास भी इख्तियारात होंगे, ठीक है, कुछ सूब सेंटर के पास होंगे फेडरल के पास, कुछ जो है सूबों के पास होंगे। जबकि यूनिटरी में सारे इख्तियारात जो हैं वो फेडरल के पास होते हैं। जैसे बादशाहत वाली निज़ाम होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। लेकिन फेडरल में अक्सर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पावर्स। सूबे खुद कुछ हद तक खुद मुख्तार होता है और प्रोविंस जो है फेडरल जो है खुद कुछ हद तक खुद मुख्तार होता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस होती है, तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। फिर इसके अंदर मेथड ऑफ इलेक्शंस की बात की जाती है कि इलेक्शन जो है आपके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन ये है जैसे भी रिसेंटली आप देखते हैं फरवरी में होने वाले, आप जाके वोट देते हैं, तो ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ये जैसे प्रेसिडेंट को आप इलेक्ट नहीं करते, गवर्नर्स को इलेक्ट नहीं करते, वो थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। जिन बंदों को आप इलेक्ट करके असम्बलीज में भेजते हैं फिर वो आपकी तरफ से जो है, जैसे सीएम को इलेक्ट करते हैं, गवर्नर को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को, तो वो इनडायरेक्ट जो है मेथड हो जाता है। तो इसमें जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मेथड्स की बात की जाती है। उसमें प्रोविंशियल लेवल्स पे भी इलेक्शंस होते हैं और नेशनल लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। इसमें सेनेट की भी इलेक्शंस आ जाते हैं, आप इस चीज़ को इससे डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। वो कहता है कि हर जो 3 सतून जो है मुल्क के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनको आज़ाद रहना, हर कोई अपने दायरे में रह के काम करे। ये ना हो कि हर इदारा जो है दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत करे, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हम देखते आ रही है। तो ये आइन कहता है इस तरह नहीं होना चाहिए, हर कोई अपने दायरे में रहे, हर कोई मतलब अपना आज़ाद रहे, अपने हिसाब से काम करे। मुदाखलत की सूरत में जो है उसको उसकी सज़ा मिल सकती है। तो ये जो है एक हिसाब से इंडिपेंडेंस की बात करती है और दूसरी तरफ जो है चेक एंड बैलेंस की बात करती है। फिर जो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करती है कि जितने पाकिस्तान में जो शहरी होंगे, जो लोग होंगे, उनके बुनियादी हुकूक होंगे। जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू कॉन्फेस रिलीजन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू मैरिज है, राइट टू एजुकेशन है। तो ये सारी जो है बेसिक राइट्स उसकी बात करता है। ये तो सारे लिख रहे होंगे। अब क्वेश्चन में जो है आपने अगर स्कोर करना है तो क्या चीज़ आपको देगी, एक तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, वो बहुत अच्छा आपको एज देगी। और इस तरह की चीज़ें आप लिख रहे हैं, जैसे भी फरवरी में एग्जाम्स होंगे और फरवरी में इलेक्शंस होने, तो मेथड ऑफ इलेक्शंस की आप बात करेंगे तो आप उसको कोट कर सकते हैं रिसेंट एग्जाम्पल। एग्जामिनर को ये नजर आएगा कि आप अप टू डेट है। पाकिस्तान स्टडीज़ के अगर इससे के टॉपिक आता है और वो करंट सिचुएशन के साथ डील करें तो आप कोशिश करें उसकी एग्जाम्पल उसके साथ दे दें, क्योंकि उससे जो है बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने रट्टा नहीं लगाया बल्कि आप अप टू डेट हैं, आपके पास नॉलेज है। तो ये चीज़ जो है आपको एक बेहतर जो है आपको स्कोरिंग मौका देती है। फिर एक और चीज़, अगर आप इसको तो कंक्लूजन से पहले आप एक एन ओवरव्यू, एक करंट अमेंडमेंट्स, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की दे दें, ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगा कि आपको जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अप टू डेट है। उसमें आप बताएंगे कि रिसेंटली
अभी इस पे इसलिए हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि मुल्क के हालात में हमें कुछ भी नहीं पता, कभी कोई जो है अमेंडमेंट आ सकती है, कोई बिल प्रपोज आ सकता है। अगर अमेंडमेंट नहीं हुई, कोई बिल आ गई, तो आप उसको डिस्कस करेंगे कि मौजूदा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बिल जो है उसकी सजेशन दी गई है और ये बिल जो अंडर बहस है, हो सकता है वो कानून बने या रिसेंटली ये अमेंडमेंट पास हो चुके। तो ये जो एक बताएगा एग्जामिनर को कि ये जो कैंडिडेट है इसको बहुत कुछ मालूम है। इसके बाद फिर आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन में आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन आए गए, 56, 62 और 73। अनफॉर्चुनेटली वो जो पहले 2 थे वो नहीं चल सके और वो एब्रोगेट किए गए। तो ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था जो है ये कंटिन्यू है और उसको अडॉप्ट किया गया। 2 इसके होते हुए भी 2 मार्शल 3 मार्शल लॉ लगे, जिसमें आप बल्कि 2 की बात कर लें। 2 मार्शल लॉ, एक अयूब ज़िया-उल-हक की और दूसरी जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, जिसमें सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद ये सर्वाइव हुआ और इसको जो है इंश्योर किया गया और इसके अंदर एक क्लॉज़ मौजूद है जो हाई ट्रीजन की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जाए, सस्पेंड किया जाए, तो उसके ऊपर हाई ट्रीजन मिलती है। जिसमें आप एग्जांपल अगर देना चाहें, आप दे सकते हैं कि रिसेंटली जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो एग्जांपल थी, उनको इसी केस में ट्रायल किया गया और उनकी सज़ा मौत जो है बरकरार रखी गई। तो इस हिसाब से आप इसको लिंक करेंगे तो फिर बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि आपको ना सिर्फ फैक्ट्स का पता है बल्कि करंट अप टू डेट नॉलेज भी है वो आपके पास है और आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई सिर्फ रट्टा लगाता है और आके सिर्फ छपाई करता है, तो हज़ारों लोग होते हैं, तो हर कोई वही छाप रहा है, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं होती। फैक्ट्स तो सबके सेम ही है। तो इस हिसाब से आप उसमें कनेक्टिविटी जब लाते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं, करंट अप टू डेट जो है, वो आपके लिए बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है क्रिएट करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।